हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 6th क्लास की भूगोल। पृथ्वी हमारा आवास का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इस लेसन में ये पढ़ेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और ये किस तरह का है। सूरज छिपने के बाद अगर शाम के समय जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, उस समय अगर आपने कभी आसमान की तरफ देखा है तो आपको आसमान के अंदर अनेक चमकती हुई चीजें मिलेंगी। जैसे रात को आकाश में तारे चमकते हैं या चांद चमकता है। जब दिन खत्म होने लगता है और रात शुरू होने लगती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तो उस समय आसमान में 1-2 तारे दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे अंधेरा ज्यादा होता जाता है तो और ज्यादा तारे दिखाई देने लगते हैं। और जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है तो आसमान के अंदर इतने तारे हो जाते हैं कि उनको कोई गिन नहीं सकता या उनकी गिनती करना असंभव हो जाता है। और इन तारों के साथ साथ आपको एक चंद्रमा भी दिखाई देता है आसमान में, जो इनसे ज्यादा बड़ा होता है और इनसे ज्यादा चमकदार होता है। अगर आप कुछ दिन लगातार आसमान में देखते रहेंगे तो चांद की आकृति को बदलते हुए आप पाएंगे। आपको ये मिलेगा कि हर रोज चांद की आकृति में फर्क पड़ता जा रहा है। पूर्णमासी के दिन चांद पूरा गोल होता है और पूरा साफ दिखाई देता है, जैसे एक प्लेट होती है गोल। इस तरह से आप इस गोल चांद को अगले दिन भी देखिए और उससे अगले दिन भी देखिए। अगर आप 15 दिन तक इसको लगातार देखते रहेंगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा कटता हुआ दिखाई देने लगेगा और 15 दिन के बाद ये सिर्फ एक ऐसे लकीर की तरह बच जाएगा जैसे हम खरबूजे को काट कर खाते हैं। तो अब ये सोचने की बात है कि बाकी का चांद कहाँ चला गया। और एक दिन तो ऐसा आता है कि वो एक लकीर भी नहीं दिखाई देती, पूरा गायब हो जाता है, तो उस दिन को हम अमावस्या का दिन कहते हैं। इस तरह आप समझ गए होंगे कि पूर्णमासी के दिन जब पूरा चांद होता है, पूरा गोल होता है, तो उस दिन को पूर्णमासी कहा जाता है या पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। और जब चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो उसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। इसी तरह आपने दिन के समय में आकाश के अंदर सूर्य देखा है, जिसका प्रकाश दूर तक पूरे संसार में फैल जाता है। इस तरह से ये सभी चीजें जो आसमान के अंदर पाई जाती है, चाहे वो सूर्य है या चंद्रमा है या तारे हैं या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लेसन में पढ़ेंगे, इन सभी चीजों को खगोलीय पिंड कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो चीजें आकाश में पाई जाती है इन सभी चीजों को खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े बड़े होते हैं और कुछ पिंड छोटे होते हैं। कुछ पिंड गैसों के बने हुए होते हैं और उनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पिंडों को तारा कहते हैं जिनके अंदर अपना प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है जो चमकते हैं। इसके अलावा कुछ पिंड ऐसे भी होते हैं जिनमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारों से अपनी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं और चमकते हैं। रात के समय जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार के तारे दिखाई देते हैं। कोई बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई ज्यादा रोशनी वाले होते हैं और किसी की रोशनी बहुत कम होती है। और कुछ तारे समूह भी बनाते हैं, समूह में होते हैं। इस तरह से इन तारों के विभिन्न समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्सा मेजर या बिग बियर। आपने आसमान के अंदर 7 तारों का समूह देखा होगा जिसमें 3 तारे एक लाइन में होते हैं और 4 तारे उनके एक कोने पे होते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क होता है, इस तरह का ये निशान बनाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इनके आखिरी 2 तारों से अगर हम एक लाइन बनाकर देखेंगे तो इनकी सीध में हमें एक तेज रोशनी में चमकता हुआ उत्तर दिशा की तरफ एक तारा मिलेगा, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर होता है, इसलिए इससे उत्तर दिशा का पता चलता है। इससे नक्षत्र मंडल का आसानी से पता चल जाता है। और इन 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि का मतलब होता है कि 7 तारों का समूह। ये 7 तारों का समूह बड़ा
नक्षत्र मंडल का हिस्सा होता है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य से प्रकाश लेकर चमकते हैं या तारों से प्रकाश लेकर चमकते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ये ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य भी एक तारा ही होता है, लेकिन सूर्य हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है जबकि तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं? इसका कारण ये है कि सूर्य हमारे ग्रह पृथ्वी के पास है, जबकि दूसरे तारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। दूर होने के कारण वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तारे रात के समय क्यों दिखाई देते हैं जबकि दिन के समय दिखाई नहीं देते? रात के समय पृथ्वी का जो भाग सूर्य से परे हो जाता है वहाँ पर तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि रात को सूर्य की रोशनी नहीं होती है, इसलिए तारों की रोशनी साफ नजर आती है। जबकि दिन में सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज होने के कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी दूर होने के कारण कम होती है। जबकि वास्तव में ये तारे भी सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन ये हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए ये छोटे दिखाई देते हैं और इनकी रोशनी भी बहुत ज्यादा कम दिखाई देती है। अभी हमने बात की थी कि जो आकाशीय पिंड तारों के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनको इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट प्लेनेटाइज शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। प्लेनेटाई का अर्थ होता है चारों तरफ घूमना। पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसके ऊपर हम रहते हैं और ये सूर्य के चारों ओर घूमती है और यह सूर्य से अपनी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा है, इसलिए ये सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है। अगर हम चांद पर जाकर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें चांद की तरह चमकती हुई नजर आएगी। जैसा कि हमारे लेसन का नाम सौर मंडल है, तो आप अभी तक जो लेसन पढ़ा है उससे समझ गए होंगे कि सौर का अर्थ होता है सूर्य। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं कि सूर्य के आसपास जो भी चीजें पाई जाती हैं उन सब को मिलाकर सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में स्वयं सूर्य भी आ जाता है और 8 ग्रह आते हैं और उपग्रह आते हैं और इसके अलावा आकाश के अंदर और भी आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। इन सभी को मिलाकर सौर मंडल बनता है। इस सौर मंडल का मुखिया स्वयं सूर्य है। आइए अब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बिल्कुल उसके बीच में है। ये बहुत बड़ा है आकार में और ये गैसों से बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊष्मा और प्रकाश है और यह सभी आकाशीय पिंडों को रोशनी प्रदान करता है। जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ऐसे सूर्य के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके बल के कारण ही सभी खगोलीय पिंड एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। आपने आसमान के अंदर जितनी भी चीजें देखी हैं तो वो सभी चीजें एक ही स्थान पर टिकी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, वो कभी नीचे की तरफ नहीं गिरती हैं। ऐसा सूर्य के बल के कारण ही होता है। सूर्य पृथ्वी के पास होने के बाद भी हमसे बहुत ज्यादा दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसका प्रकाश चलता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए इसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगाता है। कई कारण है कि हमें इसकी ज्यादा तेज धूप महसूस नहीं होती। सूर्य के अंदर हीलियम गैस पाई जाती है जिससे यह इतनी ज्यादा ऊष्मा देता है। अब हम बात करेंगे ग्रह की। हमारे सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह हैं। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार उनका नाम ले तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, 5वें पे बृहस्पति और 6ठे पे शनि, 7वें में यूरेनस, 8वें में नेपच्यून आता है। इस तरह से हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं।
जिस पथ पर ये चक्कर लगाते हैं, जिस रास्ते पर ये चक्कर लगाते हैं, उस रास्ते को कक्षा कहा जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये अपनी कक्षा पर चलते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और यह सूर्य के चारों ओर केवल 88 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे पास है। और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे बाकी के ग्रह, तो उनको ज्यादा समय लगने लगेगा। जैसे बुध सबसे पास है तो बुध को सबसे कम समय लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, उससे ज्यादा शुक्र को लगता है, उससे ज्यादा पृथ्वी को लगता है। और ऐसे जितना जितना पीछे होते जाएंगे तो उस ग्रह को उससे ज्यादा ही समय लगेगा। और सबसे ज्यादा समय लगता है नेपच्यून, जो सबसे लास्ट में है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति पृथ्वी के जैसी है। यह पृथ्वी के समान गोलाकार है और दोनों ध्रुवों से पिचका हुआ है। कुछ समय पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, जिनमें एक प्लूटो भी था, सबसे लास्ट में था ये। भू का अर्थ होता है भूमि और आब का अर्थ होता है आकार। पृथ्वी के जैसा आकार या भूमि के जैसा आकार। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जैसे जल, ऑक्सीजन और भूमि की आवश्यकता होती है, ये सभी चीजें पृथ्वी के ऊपर ही पाई जाती हैं और किसी ग्रह पर ये चीजें नहीं पाई जाती, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही ऑक्सीजन है और पृथ्वी के ऊपर ही जल है। और पृथ्वी ना तो ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडी है, इसलिए यहाँ की जलवायु भी जीवित रहने के अनुकूल है और वायुमंडल से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है। यही कारण है कि पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे तो यह हमें नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी है। पानी को अगर हम दूर से देखते हैं तो वह नीले रंग का दिखाई देता है, और पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा पानी होने के कारण पूरी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो खगोलीय पिंड अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उस ग्रह के उपग्रह कहे जाते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि पृथ्वी चांद से 4 गुना ज्यादा बड़ी है और ये हमारे पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, जबकि बाकी के खगोलीय पिंड पृथ्वी से दूर है। इसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद पर अपना कदम रखा था। अगर हम उपग्रहों की बात करते हैं तो कुछ उपग्रह मनुष्य के द्वारा भी बनाए गए हैं, जिन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। मनुष्य ने इनको इसलिए बनाया है ताकि ये ब्रह्मांड में जाकर वहाँ की सारी जानकारी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को दें और हमें पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अंतरिक्ष की जानकारी मिलती रहे, या हमारे ग्रह के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है उस सब की जानकारी मिलती रहे। ये उपग्रह जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, ये रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उदाहरण के लिए इनसेट, IRS, एडुसेट। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और यह अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर भी 27 दिन में ही पूरा करता है। जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर चांद को देखते हैं तो हमें चांद का एक हिस्सा ही दिखाई देता है और दूसरा हिस्सा इसके पीछे छुपा होता है। चांद पर ना पानी है और ना ही वायु है, इसलिए चांद पर जीवित रहने के आसार नहीं है, चांद पर जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा चांद के ऊपर पहाड़ हैं, मैदान हैं और गड्ढे हैं जो चांद के ऊपर छाया बनाते हैं। जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर चांद को देखते हैं तो हमें इसके अंदर काले काले निशान दिखाई देते हैं, तो ये पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। पूर्णमासी के दिन इन चीजों को, छाया को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा आकाशीय पिंडों में बहुत छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं और इनकी संख्या
अनगणित है। ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये ग्रहों का टूटा हुआ हिस्सा होते हैं जो काफी समय पहले टूटकर ग्रहों से अलग हो गए और ये भी अपने अक्ष पर या अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उल्का पिंड। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये घूमते घूमते पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो ये पृथ्वी से टकराएंगे। इनकी पृथ्वी पर गिरने की स्थिति बन जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु होने के कारण ये पत्थर के टुकड़े वायु से रगड़ खाते हैं और जल जाते हैं और जब ये जलते हैं तो एक तेज प्रकाश पैदा होता है। कभी कभी ये बिना जले ही या अध जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं और एक बहुत बड़ा खड्डा कर देते हैं। जब आप रात को आकाश में देखते हैं तो आपको तारों का एक समूह दिखाई देता है जो एक पट्टी की तरह होता है, एक चौड़ी पट्टी की तरह होता है। इसे आकाशगंगा कहते हैं। ये लाखों करोड़ों तारों का समूह होता है। इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। ऐसी आकाश गंगाएं अंतरिक्ष के अंदर अनगिनत हैं, जिसमें से हमारा सौरमंडल एक है। प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि आकाश के अंदर आकाश गंगा जैसी नदियां हैं और ये नदियां बह रही हैं, इनका प्रकाश बह रहा है और इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। आकाश गंगा के अंदर करोड़ों तारे, बादल और गैसें होती हैं। इस तरह से करोड़ों लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। यानी कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों की संख्या में, बल्कि उससे भी ज्यादा आकाश गंगाएं पाई जाती हैं और उसमें से हमारा सौरमंडल एक है। इस तरह हम देखें तो अंतरिक्ष के अंदर करोड़ों में सौरमंडल पाए जाते हैं, लेकिन हम जिस सौरमंडल में रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड की विशालता के बारे में बात करना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। हम सबकी बात नहीं कर सकते, जबकि वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जो खगोलीय पिंडों की जानकारी प्राप्त करते हैं या उनका अध्ययन करते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं, जिनमें से आर्यभट्ट एक हैं। हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर करोड़ों से भी ज्यादा ब्रह्मांड पाए जाते हैं, जिनमें से हम अपने एक ब्रह्मांड की बात पढ़ रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों से भी ज्यादा आकाश गंगाएं पाई जाती हैं और हम समझने के लिए एक आकाश गंगा के बारे में पढ़ते हैं। इन आकाश गंगाओं के अंदर करोड़ों से भी ज्यादा सूर्य पाए जाते हैं और हम अपनी पृथ्वी के पास जो सूर्य है उस सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह आकाश गंगा के अंदर जितने भी सूर्य हैं उन सब के अपने अपने ग्रह हैं, लेकिन हमारे सूर्य के पास जो ग्रह हैं हम उन ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं और हमारे ग्रहों के चारों ओर जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं उनके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा है। इसके अलावा सौर मंडल के अंदर जो और चीजें पाई जाती हैं, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हमने इस लेसन में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑल द बेस्ट।